क्यों? पुरानी बात हो गई। तो क्या हो गया? अब नई बातें करते हैं ना। अरे भाई, पॉडकास्ट चल रहा है, पॉडकास्ट में सवाल के जवाब देने पड़ेंगे। मैं कल बताऊंगा। ये थोड़ी होता है ऐसे। कल के अरे podcast ऐसे में थोड़ी होगा भाई साहब। वो एक लंबा चौड़ा इशू है कि क्या क्या कारण रहे, है ना। तो लंबी चौड़ी बात है, आज अपन करंट पर कुछ चर्चा करते हैं। इस ऐसे नहीं सवाल को चलता है टालना। पॉडकास्ट का मतलब क्या होता है? कल पॉडकास्ट कल ऐसा कोई मतलब नहीं होता है। कल भाई, ये एक तरह से इनको कल नहीं बताना है तो फिर कल इनकी मर्जी है। कल बताऊंगा। नमस्कार, पॉडकास्ट के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। चर्चा करेंगे इस वक्त राजस्थान में उपचुनाव को लेकर, और जहां हम पहले वाले पॉडकास्ट में रुके थे कि आखिर ज्योति मिर्धा के हार का कारण क्या रहा, उसको लेकर सबसे पहले महेंद्र जी बिश्नोई से सवाल है मेरा। आखिर क्या हार का कारण रहा? भाई सुनील, आज वाकई में ये बात बताने का मूड भी नहीं है। क्यों? पुरानी बात हो गई। तो क्या हो गया? अब नई बातें करते हैं ना। अरे भाई, पॉडकास्ट चल रहा है, पॉडकास्ट में सवाल के जवाब देने पड़ेंगे। मैं कल बताऊंगा। ये थोड़ी होता है ऐसे। कल के अरे podcast ऐसे में थोड़ी होगा भाई साहब। वो एक लंबा चौड़ा इशू है कि क्या क्या कारण रहे, है ना। तो लंबी चौड़ी बात है, आज अपन करंट पर कुछ चर्चा करते हैं। इस ऐसे नहीं सवाल को चलता है। टालना। पॉडकास्ट का मतलब क्या होता है? कल पॉडकास्ट ऐसा कोई मतलब नहीं होता है। कल भाई, ये एक तरह से इनको कल नहीं बताना है तो फिर कल इनकी मर्जी है। कल मैं बताएंगे। 100% बताऊंगा। मुझे जो लगता है, मुझे जो भी लग रहा है कल बताएंगे ना पक्का? कल 100% प्रॉमिस कर दीजिए आप। पक्का। ये हमारा आज अपन promise। दूसरे कोई पॉइंट लाओ, क्यों सर को लेकर या उपचुनावों को लेकर। ठीक है। लोग नई बात जानना चाहते हैं तो अपन नया बताते हैं। ओके भाई साहब, आपकी मर्जी। अब आप बताएंगे तभी मालूम चलेगा। हमें तो क्या पता हार का कारण क्या रहा है ज्योति मिर्धा के। ठीक है, तो स्वागत है आपका पॉडकास्ट में। मैं हूं सुनील और मेरे साथ में है महेंद्र जी बिश्नोई। 13 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, तमाम चुनाव देखे हैं, और इस बार खिमसर में उपचुनाव है, तो इसको लेकर बड़ी अपडेट क्या रहेगी, किस तरह से रहेगा। महेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस, आरएलपी और बाप पार्टी, ये 3 पार्टियां हैं, गठबंधन के चांस क्या लग रहे हैं? पिछले 2 दिनों के भीतर 3-4 नेताओं के बड़े बयान आए हैं। उससे पहले की स्थिति बिल्कुल अलग थी। उससे पहले हनुमान बेनीवाल ने अलग अलग जो सभाएं थी, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो या कुछ और, जिस तरीके के बयान दिए, उससे ये लगा कि ये तो गठबंधन तो नहीं होना है। वो सब ने बयान सुने। लेकिन आज टीकाराम जूली, ठीक है, एक दिन पहले अशोक गहलोत और आज फिर अशोक गहलोत, इनके जो बयान है ना, उससे ये लगता है कि गुंजाइश है। टीकाराम जूली विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष। हाँ, उनका ये कहना है कि आज जैसे कि दैनिक भास्कर वेबसाइट को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें ये कहा कि मैंने मना नहीं किया है कि आरएलपी से हमारा गठबंधन नहीं होगा। अच्छा, चर्चा अभी आला कमान को तय करना है। ठीक है, इसकी मीनिंग ये है कि अभी चर्चा होनी है, समय हो जाएगा, कोई लंबा चौड़ा तो मसला है नहीं। और अशोक गहलोत ने भी ऐसा ही कहा कि ये आला कमान तय करेगा। अब इसमें सिंपल सी, और हनुमान बेनीवाल ने खुद ये कहा कि 3-4 सीटों पे अभी चर्चा होनी है, हुई नहीं है। उन्होंने 2 सीट की डिमांड करी है, देवली उनियारा और आरएलपी। देखो, ये रणनीति होती है कि 2 की डिमांड करेंगे तो एक पे तो हो जाएगा। देवली उनियारा और खिमसर। हाँ, वहाँ आरएलपी ने पिछले बार कुछ ठीक ठाक वोट लिए थे, उसके कारण से वो डिमांड की जा रही है। तो हालांकि वो कांग्रेस की सीट है, वहां से कांग्रेस के ही विधायक सांसद बन गए थे, तो जाहिर सी बात है कि वो तो कांग्रेस वो छोड़ने वाली नहीं। लेकिन ये एक छोटी पार्टियों का या क्षेत्रीय पार्टियों को ये तरीका होता है कि आप ज्यादा डिमांड करोगे, थोड़ा तो मिलेगा। कुआं मांग लो, घड़ा आ जाएगा। तो ये तरीके होते हैं, देखो, राजनीति करने के। और अगर हनुमान बेनीवाल और अशोक गहलोत दोनों चाहेंगे कि ये गठबंधन हो, हाँ, जाहिर सी बात तो है। फिर पक्का होगा। नहीं ऐसे महेंद्र जी, आप, मैं कह रहा हूँ ना, पिछली बार ऐसा ही हुआ ना। मुझे तो ये 2 ही लोग तो चाह रहे थे कि गठबंधन हो, और हुआ। और अगर इस बार चाहेंगे, विशेषकर देखो अशोक गहलोत, अगर वो चाहेंगे कि ये गठबंधन होना चाहिए तो फिर होगा, फिर उसको कोई रोक नहीं पाएगा। देखो, गोविंद सिंह डोटासरा का जो बयान था, हनुमान बेनीवाल ने जितने भी उन पे तंज कसे, उसका जवाब में जो गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा ना कि वो हमारा भाई है, इंडिया गठबंधन का हमारा भाई है, इंडिया गठबंधन का सांसद है। हाँ, उसका मतलब ये कि डोटासरा बेनीवाल से उलझना नहीं चाहते। ठीक है। तो वो जो व्यक्ति बयानों में नहीं उलझना चाह रहा,
तो वो गठबंधन की एक सीट को लेकर तो क्यों उलझेगा? सही बात है। सिंपल ही बात है ना। और सचिन पायलट का इस क्षेत्र में वो प्रभाव नहीं है, वो भी बात सही है। तो वो उनको तो फिर मतलब ही नहीं है, खींवसर वो में फिर मना ही क्यों करेंगे? भाई, खींवसर में तो किस नेता का प्रभाव है, आप ये भी तो तो सोचिए। यह सब लोकल ही चल रहा है, हाँ या वीआईपी का कोई मतलब नहीं है। हाँ। तो जब मुझे बताओ गहलोत, पायलट, डोटासरा, हरीश चौधरी का क्या मन है, ये एक अलग, वो बाड़मेर छोड़ के यहाँ आ नहीं वो अलग सकते। विषय है। यहाँ आरएलपी की सेना थोड़ी ज्यादा है, बाड़मेर में कम है। अब पता नहीं, देखो राम जाने के बीच में सारांश क्या निकलेगा, अभी तो देखो चर्चा नहीं शुरू हुई है ना, लेकिन नेताओं के बयान आने शुरू हो गए। इसका मतलब ये है कि अंदर खाने कोई ना कोई ट्रेल शुरू हुई है। बाप पार्टी से भी सेम ही सिचुएशन देखो बाप पार्टी तो कह चुकी है हम तो हमारे दम पे लड़ लेंगे, उनको वहां जरूरत नहीं है। देखो है ना, वहां वोट बैंक का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि वो खड़े हो तो कोई नुकसान नहीं है, फायदा है। देखो सब अपनी अपनी रणनीतियां देखते हैं। थोड़ी खींवसर की स्थिति थोड़ी सी अलग है, अलग तरह की है। थोड़ा एक कंफ्यूजन सा है कि पता नहीं कांग्रेस किसे टिकट दे दे, अच्छा, और वोट बैंक की क्या स्थिति बन जाए। क्योंकि देखो धीरे धीरे आदमी जब लगातार चुनाव लड़ता है ना, भले ही वो लगातार जीत रहा हो, भले ही वो सब कुछ वो काम कर रहा हो जो जनता चाह रही है, डाउनफॉल तो आता ही है, लेकिन वो एक लोकल एंटी इनकम्बेंसी शुरू हो जाती है ना। कोई भी लगातार सत्ता में रहेगा, उस क्षेत्र में सत्ता में है ना, तो भाई आप सबको तो राजी नहीं रख सकते, जाहिर सी बात है ना। और कुछ लोग ऐसे ही राजी नहीं रहते बिना वजह, वो काम ऐसे भी तो लोग होते हैं ना कि जिनको नाराज रहना ही रहना। हाँ। तो वो एक थोड़ा सा माहौल रहता है लंबे समय, जब आदमी कोई रहता है ना, विधायक या सांसद या उस परिवार से कोई, तो थोड़ा सा वो एक प्रेशर रहता है कि यार लोग कट तो नहीं गए, लोग नाराज तो नहीं है। क्योंकि आदमी जब लंबे समय तक एक, फिर लोग भी सोचते हैं कि यार नया करते हैं कुछ, और लोगों को सोचा भी देते हैं दूसरे लोग, है ना। तो ये बहुत सारे कारण है, इसी कारण तो पिछली बार जीत का अंतर बड़ा कम रहा था। बराबर, इस चीज को बोलना नहीं चाहिए। हालांकि वो लगातार जीत रहे हैं, यही बड़ी बात है। मेरी थोड़ी इच्छा है जानने की कि गठबंधन अगर मान लो हो गया लोकसभा के जैसे विधानसभा में, तो फिर ज्योति मिर्धा वाली बात तो सही होगी, पॉलिटिकल पापा अशोक गहलोत। देखो राजनीति में कहने के लिए तो कोई कुछ भी शब्दों का अपन इस्तेमाल करो, है ना। हरीश चौधरी के लिए भी बेनीवाल ने कहा था इन्हीं अशोक गहलोत को लेकर, फिर रिछपाल मिर्धा ने कहा था बेनीवाल को लेकर। तो ये कही जाती है, ये बातें है ना, एक दूसरे को कहने के लिए कही जाती है, लेकिन सबके कहीं ना कहीं संबंध तो होते हैं, राजनीति में होते ही है संबंध। कौन सी इसमें बुरी बात है, मुझे बताओ, बुरा ही तो कुछ नहीं है। अच्छा क्षेत्रीय पार्टियों पे ये चीजें कोई लागू नहीं होती भैया, कहीं भी जा सकते कि आप कहीं गठबंधन कर रहे हो तो वो क्षेत्रीय पार्टी वो गठबंधन तो करेगी। हाँ, जब उसको लगेगा कि मुझे करना चाहिए तो वो ट्राई करेंगी, तो और करना नहीं करना वो बड़ी पार्टी पे निर्भर करता है। ये भी बात, बड़ी पार्टी को भी सुरक्षा चाहिए तो छोटी पार्टी को भी सुरक्षा चाहिए, साफ कॉन्सेप्ट है। सबके हित होते हैं, देखो है ना। कहीं किसी को नुकसान हो रहा है, झुंझुनू, देवली, उनियारा, उन सीटों को तो कांग्रेस देखेगी ना, समझेगी ना कि यहाँ अगर अपन गठबंधन करते हैं तो वहां कुछ फायदा है, वो देखा जाएगा। देवली में तो है, हाँ देवली में दिख रहा है, तो झुंझुनू में भी दिख रहा है आरएलपी का। झुंझुनू में वहां देखो, झुंझुनू की गणित बिल्कुल अलग हो गई। एक तो हरियाणा से सटा हुआ इलाका, वो हरियाणा वाला जो जातीय जहर है वो इधर शिफ्ट किया जा रहा है। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा जो उनके वीडियो आ रहे हैं, या जिस तरीके से वो चुनाव को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत स्थिति तो खराब है भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। सही बात। इतना चुनाव, इतना जातीय भी नहीं होना चाहिए चुनाव। ठीक है, जाति के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, लिए जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन इतना खुला भी नहीं होना चाहिए ना कि पब्लिक के मन में जहर भर जाए। लेकिन सबके अपने देखो तरीके, तो ये चीजें है ना, क्यों सर में गठबंधन होगा या नहीं होगा, ये उस बात पे निर्भर करेगा कि कांग्रेस क्या सोचती है कि देवली, उनियारा और झुंझुनू में हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं। अगर उनको लगेगा कि बेनिफिट है तो फिर वो यहाँ कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। दूसरा एक पक्ष ये भी है कि जो टिकट के दावेदार हैं, दो, एक मिर्धा, दूसरे दुर्ग सिंह। हाँ, भले ही लोग कह रहे हैं कि दुर्ग सिंह नहीं है कांग्रेस में, नहीं, ये कहने की बात है, सारी टिकट की डिमांड हो रही है ना, भले ही लोग कुछ कहे, लेकिन ये सच है कि टिकट की दावेदारी उनकी है। हाँ, वो ये डिमांड किस स्तर की है कि ये व्यापक स्तर पर डिमांड कर रहे हैं क्या कांग्रेस के लिए,
और कल एक कांग्रेस की मीटिंग है, मतलब अपना पॉडकास्ट जब लाइव होगा तो उसके कुछ घंटे बाद है ना, 19 सितंबर को। और बड़े नेता आ रहे हैं, चिरंजीवी नाम है संगठन की, उन्हें जिम्मेदारी दे रखी है, राजस्थान कांग्रेस में सह प्रभारी है। तो वो जब आएंगे तो यहाँ जो चर्चा करेंगे, फिर वो अपने प्रदेश नेतृत्व आला कमान को बताएंगे कि हमारी क्योंसर में ये स्थिति है, हमें ये करना चाहिए और यहाँ ये डिमांड हो रही है पार्टी की तरफ से। तो ये सारा मिल मुला के फिर एक सारांश निकलेगा कि हम क्या करें। ऐसा तो होता नहीं, देखो यहाँ तो हनुमान बेनीवाल अकेले, इनको निर्णय लेना है, लेकिन बड़ी पार्टियों में अलग तरह की मुसीबत होती है, वहाँ सब अलग अलग नेता हैं, पार्ट टू पार्ट आपको चलना पड़ता है, फिर राहुल गांधी तक बात पहुंचती है, वहां से तय होता है कि करेंगे या नहीं करेंगे। अब इसमें एक थोड़ा सा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये उपचुनाव है, उधर महाराष्ट्र के चुनाव है, झारखंड के चुनाव है, तो कांग्रेस का आला कमान उपचुनाव वाली सीटों पे पंचायती करेगा या नहीं करेगा, ये सबसे बड़ा इस वक्त अगर वो ये कह दे कि भाई कहाँ समय उनके पास, बड़े नेता है, उनको प्रचार भी करना है, और वैसे भी सरकार राजस्थान में है नहीं 7 सीटों पे अगर आप काबिज होते हैं तो केवल दमखम दिखा सकते। तो वो ये अगर छोड़ दे कि प्रदेश नेतृत्व ही तय करेगा, हाँ, तो तब ये 3-4 लोग जो है, डोटासरा हो, टीकाराम जूली हो, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, भाई अगर प्रदेश पे अगर छोड़ देंगे, मान लीजिए आला कमान ने कहा प्रदेश नेतृत्व जाने, तो फिर प्रदेश का नेतृत्व तो अशोक गहलोत तो एक तरफ है, साइड है, और बाकी सारे नेता एक तरफ हैं, तो फिर ये गठबंधन तो वैसे ही खटाई में है। लेकिन देखो खींवसर के मसले में लोग बोलते नहीं है, फिर बाकी के नेता, जैसा कि मैंने डोटासरा वाला उदाहरण आपको दिया था, शांत हो जाते हैं, हाँ, गुपचुप कि ठीक है यार छोड़ो, तो क्योंकि सबके देखो अपने अपने आगे सबको चुनाव सबको लड़ना, आगे नंबर बढ़ाने अपने, सबको चुनाव लड़ना है ना आगे, सही बात है, तो कोई ना कोई आपद आ जाती है गले। तो आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि महेंद्र जी जिस हिसाब से बता रहे हैं, कांग्रेस और आरएलपी को गठबंधन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगला सवाल है महेंद्र जी मेरा आपसे ये, सुबह का एक अखबार आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर लिखा था कि जितने भी दावेदार हैं, नेता हैं, उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। ये क्या, मेरे को समझ नहीं आया, दिल्ली बुलाया गया है, ये कोई नया ट्रेंड आया क्या? आजकल नेताओं को जो दावेदार होते हैं उनको दिल्ली बुलाते हैं। देखो बीजेपी किसी को नहीं बुलाती भैया, किसी को भी नहीं बुलाती, बीजेपी में ये है ही नहीं, वो खुद ही निर्णय करते हैं हमें किसी को देना या नहीं देना। हाँ ठीक है, और बीजेपी, मैंने कहा पहले पॉडकास्ट में कि बीजेपी सर्वे करवाती है, वो होता है, उस आधार पे आगे चीजें बढ़ती है, पैनल भेज दिया, फिर इनका वहां क्या काम है, कोई जाए अपनी मर्जी से तो कौन रोकता है बताओ। सही बात है। और रेवंत राम डांगा की फेसबुक, ये पता, उससे पता चलता है कि वो यही है, रेवंत राम डांगा आज खींवसर में ही है फिलहाल, यही है, तो जो पिछला प्रत्याशी यही है, तो बाकी कहाँ गए होंगे? हो सकता है रेवंत राम डांगा को टिकट ना मिले, ऐसा संभव, देखो मुझे तो आज की तारीख में हालांकि संभव नहीं है, क्योंकि सबसे प्रबल दावेदार रेवंत राम डांगा अभी की घड़ी में, अभी की घड़ी कंपटीशन में भी वही है, कंपटीशन में भी वही है। हाँ सही तो बात कोई है। मुझे लगता है ठीक है, खबरें छपती रहती है, क्या कारण से छपी ये एक अलग विषय है, लेकिन एक नेता यही है, तो बाकी भी यही कहीं होंगे। मुझे भी ऐसा लगता है कि रेवंत राम डांगा बीजेपी के लिए बेस्ट रहेंगे इस बार, आज की परिस्थिति तो ऐसी है। हाँ, रेवंत राम डांगा की बात हो ही गई है, तो इस वक्त ऑडियो भी वायरल हो रहे हैं आपने ऑडियो सुने होंगे उनके, मैंने भी सुने। ऐसा लग रहा है जैसे उकसा रहे हैं कि आपने बॉस का, कुशलगिरी महाराज का वो डायलॉग सुना कभी, बॉस को उकसा रहे हैं, वो वाली स्थिति। वो तो ऑडियो के बारे में भी आप मुझे कुछ बताइए। क्या है कि देखो, अपन जितना रेवंत राम डांगा को जानते हैं ना पिछले इतने सालों में, वो देसी आदमी है, मैं शांत किस्म देसी आदमी ज्यादा नहीं करने वाले, देसी आदमी है। हाँ, क्या है कि देसी आदमी के साथ कई मुसीबत होती है, हाँ, वो भी है ना। और एक बात कही जाती है ना कि जिसके जितने लोगों के पास ज्यादा नंबर होंगे उसको उतना ही फोन ज्यादा आएंगे, अपने आते हैं ना दिन भर, अपने आते हैं दिन भर। तो ये इसका एक कारण ये है ना, इससे एक चीज बड़ी साबित होती है कि रेवंत राम डांगा सबके फोन उठाते हैं। हाँ, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, पर इस ऑडियो से ये चीज स्थापित होती है कि रेवंत राम डांगा अननोन कॉल उठाते हैं, बिना नंबर सेव वाले, मैंने भी एक बार देखा। इसका मतलब वो सबसे संपर्क में है। हाँ, ठीक है, जो व्यक्ति सबके कॉल उठा रहा है है ना, इसका मतलब वो सबके। अच्छा, दूसरा क्या है कि
इन चीजों का कोई फायदा नहीं होता भैया। मैं एक बात बताऊंगा ना, अगर कोई ऐसे करता है ना, किसका? ये रिकॉर्डिंग वायरल करना? रिकॉर्डिंग वगैरह का है ना, पब्लिक कई बार उन चीजों को अलग नजरिए से ले लेती है कि देखो यार इनको तंग किया जा रहा है। ये भी एक पॉइंट है। ये तो तंग वाली इस बात को थी। भूलना नहीं चाहिए लोगों को कि ये अगर पब्लिक ने इसको अलग नजरिए से ले लिया फिर क्या करोगे? फिर बट्टे बैठ जाएंगे। भाई ये तो तंग करने वाली बात हुई ना। सही बात है। अच्छा, कितने नेता पार्टी छोड़ के गए? बहुत सारे नेता गए। आप दूसरों को तो क्यों कॉल नहीं कर रहे हो? करो ना, किसने रोका है? ये बीजेपी से है ना, इसलिए। भाई करो ना, बाकी को भी तो करो। हाँ, यही क्यों किए जा रहे हैं फोन में? बताओ ना कारण। फोन उठाते हैं इसलिए, हाँ, ये बात सही है ना। फोन उठाते इसलिए कि सबके उठाते हैं। है। दूसरा, आप आदमी को, भाई कोई हो, अपन यार इंसान है ना, अपने को ही कोई फोन करके अगर 10 मिनट तक उकसाएगा तो फिर नागौर के लोगों में क्या बोस वाला स्वभाव जिंदा रहता है? सबके ही रहता है। तो फिर बोस का स्वभाव निकलता है ना। एक दूसरा एक ट्रेंड देखो, हनुमान बेनीवाल के ऑडियो भी वायरल करते हैं, किया जाता है ना समर्थक, लेकिन वो कितने सलीके के ऑडियो होते हैं बताओ? एक दो ऑडियो को छोड़कर कि जहां हनुमान बेनीवाल ने किसी का काम करवाया है, किसी का भला किया है, वही ऑडियो वायरल होते हैं ना। तो वो होते क्या किए जाते हैं ना, वो उनके समर्थक करते हैं कि देखो हमारे नेता ने हमारे फोन पे ये काम कर दिया। अब लेकिन उनके समर्थक अगर डांगा को कॉल करते हैं तो उकसाते हैं, फिर वायरल करते हैं। पिछली बार भी कुछ चीजें हुई थी, वो एक ट्रक वाला हुआ था, कितने चक्के हैं उसमें, पिछली बार भी हुआ था, फिर लोगों को परेशानी भी हुई, है ना। पुलिस तक मामला पहुंचा, फिर से किया जा रहा है। देखो इन चीजों का कोई बेनिफिट नहीं है ना। इससे कुछ चीजें स्थापित और होती है उल्टा, कि इसका मतलब रेवंत राम डांगा मजबूत है, इसीलिए आप इनको फोन कर रहे हो, है ना। नहीं तो आप और भी प्रत्याशी है ना भैया। और प्रत्याशी कौन है ना, आपूराम चौधरी है, ज्योति मिर्धा है। चुनाव नहीं लड़े ना हनुमान बेनीवाल के सामने। दूसरा एक और बात बताऊं आपको, फोन करने से कुछ हासिल नहीं होता। हाँ, ठीक है, प्राप्ति कुछ नहीं है इसमें, कई बार नुकसान हो जाता है फोन करने वाले को। वो तो देखिए वैसे ही नुकसान होता है। और अब देखो, सोचो आप, कोई ऐसा आदमी है क्या, कभी सुना है क्या जिसने ज्योति मिर्धा को या हनुमान बेनीवाल को फोन करके ऐसा कहा हो? अब मैं ऑफ द रिकॉर्ड अगर कहूं, किसी ने ऑडियो वायरल किया क्या? किसी की हिम्मत पड़ी क्या? नहीं पड़ी ना। अच्छा, लड़का देंगे ये। पहले तो कहते थे कि ज्योति मिर्धा के नंबर नहीं है, अब तो थारे के पास नंबर, मेरे पास भी निकल जाएंगे, सबके पास नंबर है, लेकिन कोई करो ना फोन, कोई नहीं करता ना भैया। ये लड़का देते हैं ना, ये नेता थोड़े खतरनाक टाइप के हैं, ज्योति मिर्धा, हनुमान बेनीवाल। कारण है ना सबके। कोई हनुमान बेनीवाल को फोन करके देखो, तो और ऐसी बातें करके देखो, सेना है उनके पास, कोई नहीं करता। लेकिन उस व्यक्ति को किया जाता है जो फोन भी उठा लेते हैं, सुन लेते हैं, सहन कर लेते हैं। ये बड़ी एक सिंपल सी बात है ना, समझना भी चाहिए इसे लोगों को। अब इन चीजों को क्या समझना चाहिए, इनमें आप फायदा किसी का नहीं कर रहे हो, नुकसान कर रहे हो। उल्टा एक नैरेटिव बन जाता है कि इनको तंग किया जा रहा है। ये चीजें लंबे समय तक काम की नहीं है ना। एक बार के लिए आप इसका कोई छोटा मोटा बेनिफिट ले सकते हो, मजे ले सकते हो बस, है ना। ये इतनी सी बात है कि आपने किसी को फोन किया, उसका ऑडियो वायरल किया, कुछ मजे ले लिए, कुछ हद तक उसको तंग कर दिया, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं है। बेनीवाल ने ऐसा क्यों कहा कि ये जो टक्कर है वो आरएलपी और बीजेपी के बीच में है? क्यों? ये सच बात कही है ना, सच यही है। आरएलपी, बेनीवाल तो कहते हैं खिमसर आरएलपी की राजधानी है। देखो राजधानी टक्कर कैसे हुई? टक्कर तो है ही ना, पिछली बार टक्कर थी, जबरदस्त टक्कर थी, है ना। उस समय थी, रेवंत राम डांगा थे। मैंने ये पहली बार ऐसा देखा है टक्कर। अब भी ऐसी स्थिति है, टक्कर है। और बेनीवाल ने ये कहा कि लड़ाई 1 नंबर 2 नंबर की लड़ाई बीजेपी और आरएलपी के बीच है। मतलब वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस इसमें नहीं है। ये जो रेस है ना क्यूंसर के उपचुनाव की, ये रेस 2 पार्टियों के बीच है, आरएलपी और बीजेपी के बीच। इस बात को तो सभी मानते हैं, देखो ना, आज की तारीख में ये स्वीकार है, ये बात सबको, जो विश्लेषण करते हैं उनको स्वीकार है, नेताओं को स्वीकार है ये बात, और वोटरों को भी स्वीकार है। वोटर भी ये मानते हैं, जिनसे भी अपनी बात हुई, कि हाँ कंपटीशन बीजेपी और आरएलपी के बीच है।
कांग्रेस अभी कंपटीशन में नहीं है। तो वही बात इस बेनीवाल ने कही है, सही बोला है ना, बात तो सही कही कुल उन्होंने। मिला के बीजेपी और आरएलपी के बीच में क्रिमसन में टक्कर देखने को मिलेगी। कांग्रेस का इतना मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि रेवंत राम डांगा को बार बार कॉल करके इस तरह से उनके ऑडियो वायरल करना सही है या गलत है। आपके हिसाब से आप बता सकते हैं, बाकी नहीं करना चाहिए। बोले आदमी है, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने एक दो बार मिला हूं, मैंने कहा और रेवंत जी, और बोले ओ हो पत्रकार का यार, सीधे आदमी, बहुत सीधे आदमी है। एक अभी जो स्थिति है अंदर खानी चल रही है, एक बड़ा जाट जो धड़ा है, सतीश पूनिया को खिमसर लाने की कोई फिराक में लगा। हाँ, ये बहुत दिलचस्प बात करी है। ये क्या ये है? वाकई में एक सवाल है, और ये ऐसा सवाल है कि इसका बीजेपी भी कुछ कर रही है शायद अंदर खाने। अच्छा, पिछले 2 दिनों से एक चर्चा चल रही है कि शायद सतीश पूनिया को भी खिमसर का चुनाव लड़ाया जा सकता है। ये शुरू हो गई चर्चा। अब कहां से शुरू हुई? देखो, ये चीजें चर्चा शुरू होती बिना सिर पैर की, है ना। शुरुआत में ऐसा ही होता है, फिर उसका सिरा किसी नेता को पकड़ाया जाता है और दिमाग के घोड़े दौड़वाए जाते हैं कि यार ये हो सकता है क्या। बीजेपी के पास एक समस्या है कि सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ 2 ऐसे नेता हैं जो आज की तारीख में फ्री है। फ्री मतलब क्या? फ्री भाई, हरियाणा का चुनाव हो गया, हाँ, वहां सतीश पूनिया प्रभारी थे, चुनाव जीती बीजेपी जबरदस्त तरीके से, है ना। और राजेंद्र राठौड़, तो ये चुनाव नहीं जीते दोनों। और बीजेपी के सबसे अच्छे नेताओं में बीजेपी के लिए समर्पित, है ना, बीजेपी के नजरिए से। तो बीजेपी चाहती है कि इनका कुछ बने। और दूसरा एक पॉइंट ये है कि कई बार एक जगह बना हुआ नैरेटिव दूसरी जगह घातक भी होता है। मैं बताऊं, जैसे हरियाणा में ये नैरेटिव बनाना कि भाई जाट वर्सेस नॉन जाट हो गया, तो एक सोचो आप, सामान्य वोटर के दिमाग में कहीं ना कहीं तो ये बात आएगी ना कि यार बीजेपी जाटों से किनारा कर रही है। वहां जब कहा जा रहा है ना हरियाणा में कि जाट नॉन जाट हो गया, ये तो सब खुलकर कह रहे हैं, और इसीलिए कांग्रेस हारी। ये बात तो गहलोत साहब जैसे बड़े नेता ने कही है, नेता ने मान ली। इसका मतलब वहां जाट नॉन जाट हुआ। तो जो पार्टी जीती है ना, उसको भी एक डर रहता है कि यार यहाँ तो ये चीज पॉजिटिव हो गई, लेकिन बाकी जगह ये नेगेटिव भी तो हो सकती है ना। दो पहलू है, दो पहलू इसके। राजस्थान के लोगों ने अगर ये सोच लिया कि बीजेपी जाटों को साइडलाइन कर रही है, तो फिर इसका कितना बड़ा नुकसान होगा ही ना नुकसान। क्योंकि यहाँ तो वोट मिलते हैं, तभी तो सतीश पूनिया बीजेपी में है, सही बात, तभी तो बहुत सारे नेता है। तो इसका तोड़ निकाला जा रहा है कि फिर एक ऐसे जाट नेता को स्थापित किया जाए राजस्थान में जो मुख्य धारा की पॉलिटिक्स में रहे, सत्ता में रहे। तो शायद इसी नजरिए से ये चर्चा चली है कि क्या सतीश पूनिया की खिमसर में कोई गुंजाइश है कि वो यहाँ से उनको टिकट दे और वो जीत जाए, और जीत जाए तो उन्हें कैबिनेट में कहीं ना कहीं सेटअप करे, ताकि ये मैसेज रहे राजस्थान के जाटों में कि देखिए बीजेपी जाटों को भी उतना ही अवसर देती है जितनी दूसरे समाजों के नेताओं को। ये एक बड़ा मूल और महत्वपूर्ण कारण है। ये राजस्थान में नहीं, बहुत सारी जगह पे ये दिक्कतें आती है। देखो, पॉजिटिव पक्ष तो हरियाणा में देख लिया आपने, जाट नॉन जाट का, लेकिन नेगेटिव पक्ष दूसरे आस पड़ोस के स्टेट में फैल जाता है। वो धारणा बन जाती है ना, दलितों में बन गई ना। संविधान वाला बात कितना वो कहां से शुरू हुई, कहां तक पहुंच गई, बताओ। संविधान वाला मुद्दा कहां से शुरू हुआ, कितना लार्ज स्केल पे पहुंच गया। और आज भी बीजेपी सोच रही है ना इन चीजों पे कि इन चीजों को कैसे टाले इनको। या तो 5 साल निकालने पड़ेंगे। दलितों का पहले से हो रखा है, मुस्लिमों का पहले से हो रखा है, अगर यहाँ हो गया तो ये तो नुकसान हो जाएगा। इसीलिए इसका तोड़ निकालने के लिए कहीं ना कहीं ये चीजें चल रही है। और देखो, भले ही सतीश पूनिया का खिमसर का नहीं हो, है ना, लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो भी कोई और ना तोड़ निकालना पड़ेगा। ये बताना पड़ेगा कि राजस्थान में ये जाट नेता है जो देखो हमारे मुख्य धारा की पॉलिटिक्स में है, सत्ता में है और सत्ता का भागीदार है। अच्छा, ये गठबंधन कांग्रेस आरएलपी, ठीक है, ये चल रहा है इस वक्त, बात चल रही है अपनी। कितने नेता खुश हैं, पसंद कर रहे हैं, कितने नाखुश हैं? कोई नाम नागौर के भी अगर देखें, जयपुर के देखें, आपके हिसाब से? देखो, अगर मैं लोकल स्तर से लेकर स्टेट स्तर पर बात करूं ना, तो बोले कि नहीं बोले, लेकिन खुश होने वालों की संख्या कम है। एक आंकड़ा दीजिए प्रतिशत में। प्रतिशत का तो अपन
तय नहीं ये कर 100 में से सकते। कितने? लेकिन देखो, मुझे 70-30 लगा। आरएलपी और कांग्रेस के जो वोट बैंक है ना, वो एक जैसा है, एक विचारधारा का वोट बैंक है। ठीक है, किसान ही आरएलपी को वोट देते हैं, किसान ही कांग्रेस को देते हैं, ठीक इसको है। ऐसे ले सकते हैं अपन, है ना। हाँ। बाकी भी देते ही हैं, लेकिन मुख्यतः ज्यादा वोट बैंक इनका है, दोनों का एक सरी का वोट बैंक है। तो यहाँ क्यों सर, मैं जो वोटर है ना, उनको कोई तकलीफ नहीं इस बात से, कोई तकलीफ नहीं, भले गठबंधन हो तो भी तकलीफ नहीं है, नहीं हो तो भी तकलीफ नहीं, वो अभी शांत है। जैसा हमने लोकसभा चुनाव में देखा, किसी वोटर ने ये नहीं कहा कि ये गठबंधन क्यों हुआ, बहुत शांत था उस समय। शांत था ना, वो शांत ही कि डरा वोटर रहा ने था। स्वीकार कर लिया उस चीज को। अब नेताओं में क्या है कि ये सबको पता है कि हरीश चौधरी, गोविंद सिंह डोटासरा, ये जो ग्रुप है, ये कभी नहीं चाहता कि ये इस तरीके से चीज कंटिन्यू हो, और ये कंटिन्यू हो गई तो आगे जब विधानसभा के अगले चुनाव आएंगे ना, तब सीटों की डिमांड होगी भैया कि हमें इतनी चाहिए। लेकिन इनके सामने एक दूसरा संकट भी है कि नहीं करो तो घाटा होता है, फिर क्षेत्रीय पार्टी अपने प्रत्याशी खड़े करती है उन सीटों पे, तो वोट बैंक तो कांग्रेस का ही जाता है ज्यादातर जगह। सही बात। कुछ जगह बीजेपी का भी जाता है, लेकिन ज्यादातर जगह कांग्रेस का जाता है। हनुमान बेनीवाल ने कहा है ना खुद कि अगर पिछले विधानसभा चुनाव में गठबंधन हो जाता तो कांग्रेस सत्ता में होती। अब कांग्रेस सत्ता में होती या नहीं होती वो देख, लेकिन ये बात फैक्ट है कि गठबंधन की चर्चा हुई थी, उस समय भी हुई। उस समय लोकसभा वाला तो हो गया, लेकिन उस समय विधानसभा अशोक में गहलोत चर्चा, ने ऐसा कदम नहीं उठाया, उन्होंने लेकिन कोशिश करी, लेकिन लार्ज स्केल पे अंदर खाने विरोध हो गया, तो फिर उन्होंने बात को वही रोक दिया कि कहीं खराबा नहीं हो जाए। हाँ, और नुकसान देखो दोनों पार्टियों को सीएम हुआ, बनना था उन्हें, नुकसान दोनों पार्टियों को हुआ, भयंकर नुकसान हुआ। आरएलपी तो टूट ही गई थी, ठीक है, अब सांसद बन गए हैं तो देख रहे हैं। धीरे धीरे वापस स्थापित, कांग्रेस को नुकसान यहाँ राजस्थान में हुआ तो देश में बढ़त मिली है कई जगहों पर, ये फायदा है। ठीक है महेंद्र जी। अच्छा, आपको क्या लगता है इस वक्त कांग्रेस कितनी मजबूत है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मेरा एक सवाल ये भी है, बीजेपी टिकट देती है, अलग सिस्टम है, अलग चलन है, कांग्रेस टिकट देती है, अलग सिस्टम, अलग चलन है, ठीक है। आरएलपी कैसे टिकट देगी? और अगर देती है, परिवार को अगर दे दी तो परिवारवाद वाला भी हो जाएगा, उसको आप कैसे देख सकते हैं? फिर कैसे टिकट होगी? फिर देखो, इसका बड़ा एक सिंपल तरीका रहेगा, और ये दिख रहा है यही होने वाला है। मैंने जैसा पहले कहा ना, बहुत 99% चांस इसी बात के है कि रिस्क नहीं ली जाती। देखो ऐसे मामलों में ना, कहने के लिए कुछ भी कहे कोई, लेकिन देना परिवार में ही पड़ता टिकट। पार्टी को नुकसान नहीं हो, इस बात को तो हमेशा ध्यान में रखेगा ना कोई लीडर जो पार्टी लेके चल रहा है। सही बात। टिकट देने के लिए क्यों सर की समर्थक पब्लिक को आमंत्रित किया जाएगा, उनके साथ मंथन होगा, चर्चा होगी, जैसे पार्टियों में मंथन होता है ना। अच्छा, पार्टियां नेताओं को बुलाती है, उनके साथ मंथन करती है। और हनुमान बेनीवाल जनता से या समर्थक जनता, अच्छा, समर्थक वर्ग कह सकते हैं उसको, जनता तो फिर सारी हो गई, समर्थक वर्ग जो मेन पार्ट है उनके। फिर समर्थक वर्ग में से ही कोई कहेगा कि इनको टिकट दी जाए, तो फिर उनको टिकट दी जाएगी। पिछली बार यही हुआ था, नारायण बेनीवाल के लिए समर्थकों ने डिमांड करी थी कि नारायण बेनीवाल को टिकट दिया जाए। यही कॉन्सेप्ट है। देखो, फिर छोटी जितनी भी पार्टियां हमारे देश में छोटी, ये इसी तरीके को ऐसे ही यूज करती है, ताकि समर्थक ये माने कि हमारे कहने से ही ये प्रत्याशी चुना गया है। जब भीड़ होती है, भीड़ में अगर 20-25 समर्थक ये कहे कि भाई इनको टिकट दिया जाए और उस पर बाकी लोग सहमति दे, तो फिर हो गया ना, फिर सारे समर्थकों नाम है। फिर उनके परिवार से अगर देखें, नारायण बेनीवाल, कनिका बेनीवाल और उनकी माताजी मोहिनी देवी, मैं राइट हूं मेरे हिसाब से? देखो, फर्स्ट चांस कनिका बेनीवाल ही है। फर्स्ट चांस में नारायण बेनीवाल सेकंड चांस में आए इस बार। भाई नारायण बेनीवाल एमएलए रह चुके हैं, लेकिन आप एक थोड़ा नोटिस करने वाली बात है ये, थोड़ी अप्रत्याशित भी है, चौंकाने वाली भी है। नारायण बेनीवाल की सक्रियता कितनी रहती थी पहले? खूब रहती थी, हर जगह दिखाई देते थे। नहीं, भाई के लिए आते तो हैं यार। नहीं, देखो वो आते हैं ना, वो विधायक रह चुके, कितनी सक्रियता थी पहले, हर जगह थे। हाँ, अब उतनी नहीं है ना। बट उनका, हनुमान बेनीवाल का आपने अभी 1-2 दिन कुछ बयान सुने होंगे,
जहां मैं नहीं आता हूं वहां मेरा भाई नारायण बेनीवाल आके खड़ा होता है। तो उससे मुझे ऐसा लगा था कि नारायण बेनीवाल को मिल सकती है इस बार टिकट। अगर आपका लग रहा है देखो चांस तो है ही ना, इस बात को तो इनकार तो नहीं कर सकते, वो पूरे एमएलए रहे हुए हैं, हाँ है ना, और बड़ा जबरदस्त चुनाव था, उन्होंने जीता, चांस तो है ही। टफ चुनाव जीता उन्होंने। लेकिन देखो ज्यादा चांस और पब्लिक में और क्यों सर में जब पता करते हैं या पूछते हैं ना, तो ज्यादा लोग को पूछते ये बात कहते हैं कि आपको क्या लगता है, तो ये कहते हैं कनिका बेनीवाल को, है ना। आपने भी पूछा ही होगा। वो भी अच्छे लीडर ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात देखो नहीं है, पढ़े भाई लिखे उनको हैं। पब्लिक में तो अपन ने कभी देखा नहीं, पब्लिक लीडर के तौर देखा पर तो, है नहीं, ना, हाँ। पहली बार देखेंगे। तो जब नया कोई चेहरा होता है उसको आजमाती है जनता, या जनता के बीच जब जाता है तभी पता चलता है कि उन्होंने वो किस तरीके से पब्लिक के लिए काम करते हैं ना। अरे सामने अगर चुनाव लड़े, जीते या ना जीते, कम से कम भाषण तो देखने को मिलेंगे। जनता को भी तो मालूम चलेगा ना कि हनुमान बेनीवाल, नारायण बेनीवाल के बाद में कनिका बेनीवाल भी तो है जो ऐसे भाषण दे सकती है। अब जो लोग लीडरों के घर में रहते हैं ना, उनमें लीडर के गुण आ जाते हैं। हाँ, अपने आप आ जाते हैं भैया, आप स्वतः ही आ जाते हैं ना। हाँ, ये तो फिर वो आप रोज एक माहौल में रहते हो, रोज चर्चा करते हो, फिर वो गुण आ ही जाते हैं ना। मेरा तो मन में यही एक ठीक है, मैंने जिस हिसाब से भाषण देखा, मेरे को लगा कि नारायण बेनीवाल को टिकट देंगे, हनुमान बेनीवाल जिस हिसाब से उन्होंने भाषण दिया कि मैं नहीं आता, मेरा भाई आता है हर जगह, है ना। बट मेरा मन में यह है कि एक बार में कनिका बेनीवाल को चुनाव, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। देखो अगर टिकट कनिका बेनीवाल को मिली तो भी नारायण बेनीवाल तो चुनाव खड़ा तो रहना करेंगे, पड़ेगा। हाँ, एमएलए है ठीक है। भैया वो। अब नारायण बेनीवाल चुनाव लड़ेंगे तो कनिका बेनीवाल प्रचार करे या नहीं करे ये अलग बात वो है, एक अलग बात है। लेकिन जब कनिका बेनीवाल चुनाव लड़ेगी तो नारायण बेनीवाल प्रचार तो करेंगे ही करेंगे। अच्छा, अगर हनुमान बेनीवाल का देखिए माइंड है, कहते हैं कि राजनीति के धुरंधर हैं हनुमान बेनीवाल, कुछ भी कभी भी वो भी बीजेपी के जैसी अप्रत्याशित करते हैं, है ना, कुछ भी कर सकते हैं वो। गठबंधन का किसी ने नहीं सोचा था, अचानक से लेके आ गए थे वो, है ना। हो सकता है कि माताजी को भी खड़ा कर दे चुनाव में कि भाई इस बार मेरी माताजी चुनाव लड़ेगी। देखो चांस तो कम है, लेकिन ये सारी चीजें निर्भर करती है परिस्थितियों पे। रेवंत राम डांगा का भी जिक्र किया था अभी एक बयान में उन्होंने। परिस्थितियों पर ऐसे निर्भर करती है बहुत सारी बातें कि चुनाव, भाई सब नेताओं को गणित पता होती है कि आज हमारी स्थिति क्या है ना, लगभग उनको आंकलन होता है, क्योंकि वो रोज फील्ड में रहते हैं, है ना, देख के समझ जाते हैं वो। अपने से तो 20 गुना लोग उनसे ज्यादा मिलते हैं, हाँ, है ना, और उतना ही ज्यादा लोग उनको बातें बताते हैं, समझ गए। अपन लिमिटेड लोगों से मिल पाते हैं, पूछते हैं इधर उधर 10 जगह, फिर बोल पाते हैं। तो एक सोचो कि उनको तो कितने लोग मिलते होंगे। सही बात। आज चाहे रेवंत राम डांगा हो, हनुमान बेनीवाल हो, वो दिन में अगर 10 जगह जा रहे हैं तो कितने लोगों से मिले। सही बात। वो बांप लेते हैं, किसी गांव किसी ढाणी में गए तो लोगों का मन पढ़ लेते हैं। इतनी साल से जब व्यक्ति राजनीति कर रहा हो तो मन पढ़ लेता है कि ये धड़ा आज हमारी तरफ है या नहीं है ना, हमें वोट देंगे या नहीं देंगे। पिछली बार नहीं दिया तो जरूरी नहीं कि इस बार नहीं देंगे, बदलाव, जनता बदलाव करती है पब्लिक। तो वो पता कर लेते हैं, उससे एक आकलन हो जाता है कि हमारी स्थिति अच्छी है, तो वो तो अपने मूड से कहते हैं कि ठीक है इसे आगे करेंगे। लेकिन अगर लगे कि यार टफ है मामला, तब हमेशा ही नेता भावनात्मक दांव खेलते हैं, वो होता ही है। और हमने देखा इतिहास में इतने ही उदाहरण पड़े हैं ना। तो देखो कुछ भी संभव है, लेकिन नंबर 1 आरएलपी की दावेदार कनिका बेनीवाल है आज की तारीख में। इससे ज्यादा मुझे कोई किंतु परंतु नहीं दिख रही इसमें। बीजेपी में रेवंत राम डांगा है, ज्योति मिर्धा है, हापूराम चौधरी, फिर 2 नंबर ज्योति मिर्धा, फिर हापूराम चौधरी, ये भी फैक्ट है। कांग्रेस का बहुत कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता वो है। मैं बताऊं आपको, जिस दिन नामांकन की अंतिम तारीख होगी ना, तब तक नहीं मालूम, तब तक उस दिन सुबह तक नहीं पता चलेगा। फिर एकदम सिंबल आएगा कि इसको दिया। कांग्रेस गम से लेके घूमती है। तो खैर अभी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आरएलपी से किसे उम्मीदवार इस बार हनुमान बेनीवाल को खड़ा करना चाहिए, नारायण बेनीवाल, कनिका बेनीवाल, या उनकी हनुमान बेनीवाल की माताजी मोहिनी देवी, या कोई तीसरा परिवार से अलग। वो देखने वाली बात होगी। आप कमेंट में बता सकते हैं कौन आपको पसंद है। एक सवाल और है इस वक्त कि राजपूत समाज के जो वोट हैं, इसके अलावा
कांग्रेस इस वक्त कितनी मजबूत है और इसके साथ ही ज्योति मिर्धा के हार के क्या कारण रहे, कल की पॉडकास्ट में देखना ना भूलिएगा मेरे साथ और महेंद्र बिश्नोई के साथ। कल भी ये 3 सवाल रहेंगे, आप बच के नहीं भाग सकते, कल आपको बताना पड़ेगा। तो कल की पॉडकास्ट में जरूर साथ जुड़िएगा और देखते रहिएगा पॉडकास्ट। महेंद्र जी बिश्नोई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पंचायत टीवी पर आप मुझे देखते रहिएगा। नमस्कार, राम राम। नमस्कार, राम राम।